बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद अजीज तालिब इल्मों, मैं आपको रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन के 7वें लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज से बहुत अहमियत का हमल है कि आज के लेक्चर में हमने रिसर्च प्रपोज़ल को बनाना सीखना है। रिसर्च प्रपोज़ल किसे कहते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल बनाते कैसे हैं, रिसर्च प्रपोज़ल किन किन स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से पढ़िएगा, क्योंकि आपकी असाइनमेंट भी रिसर्च प्रपोज़ल पे ही होगी। ये इस लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो आपको बताई है कि किस तरह से रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं। नाउ लेट्स हैव अ स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च प्रपोज़ल। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल और टॉपिक। द टॉपिक ऑफ रिसर्च विल बी। इस रिसर्च प्रपोज़ल बनाते वक्त हमेशा आपने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। यू विल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू राइट रिसर्च प्रपोज़ल। ये किसी एक तालिब इल्म का टॉपिक है, टीचर्स परसेप्शन अबाउट द रोल ऑफ करिकुलम इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बाय मोहम्मद शौकत ज़मानी। आपके सीनियर एक स्टूडेंट थे, उनकी प्रपोज़ल है, और नीचे मेरा नाम, सुपरवाइज़र का नाम आपने लिखना है। मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करना है, ऐसा टॉपिक जो रिसर्चेबल हो, जो वर्थ वाइल हो, जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो फॉर इट्स ऑडियंस, और आपकी स्किल और इंटरेस्ट के मुताबिक भी हो। इस पे हम पूरा डिटेल के साथ एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक। तो उम्मीद है कि आप अच्छा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। टॉपिक का इंट्रोडक्शन, एक आध पेज पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, और बड़ा जानदार किस्म का इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। कोई लंबी चौड़ी उसकी इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि जी आप बहुत लंबा कर दें उसको। इंट्रोड्यूस एजुकेशन से शुरू करें, फिर अगले उस मरहले पे हैं, और एक सफ़े के बाद आप टॉपिक पे हैं। आजकल जो एकेडमिक राइटिंग का असूल है वो ये है कि डायरेक्ट एक आध दो फिक्रे, कम से कम एक पैरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख लें, और उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएं कि हाउ वांट टू डू इन योर टॉपिक। ये सादा सा अंग्रेजी का पैरा है, उम्मीद है आप इसको पढ़ लेंगे। और इस टॉपिक के अंदर जो है वो करिकुलम का रोल है इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग ह्यूमन बीइंग and developing a productive capital for the world. Educating the young generation is an enormous task that can be accomplished with scientific planning and creative vision. Ultimately, the development of democratic citizen is the basic responsibility of the schools. School is a place where a child learns knowledge, skill, values, attitude, and be able to play his productive role in the society. The objectives of the national education policy were included to ensure teaching of the ethics, moral education in lieu of the Islamiyat to non-Muslim children, and to improve and strengthen school community relationship. ये उसने रेफरेंस दिया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 का, कि उसके अंदर एजुकेशन का क्या मकसद है, बच्चों के अंदर इस तरह की स्किल्स पैदा करना है। Make them useful and helpful in community development. Help them irrespective of race, creed or color to become a good citizen of Pakistan. Reversing Allah, subordinating their personal interest to the welfare of others, and abstaining from violence of thoughts, work and actions. ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रेफरेंस है। These objectives shows the main concern of the government of Pakistan is to develop good citizen through the schools. इंट्रोडक्शन में उसने बताने की कोशिश की है कि उसका टॉपिक जो है वो किस तरह से वो आगे काम करेगा। इंट्रोडक्शन में आपने ये भी देखना है कि आपका टॉपिक जो है उसकी क्या अहमियत है, और उस पे अब तक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कितना काम हो चुका है, और अब आप क्या करने जा रहे हैं। ये बड़ा कंप्रीहेंसिवली, प्रिसाइजली आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने टॉपिक को।
देन रैशनल ऑफ द स्टडी, आपने अपनी स्टडी का एक या दो पैराग्राफ के अंदर रैशनल देना है। रैशनल मीन्स लॉजिक उसकी देनी है कि आप ये स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है और इस स्टडी करने का क्या फ़ायदा होगा आपके ऑडियंस को, या जिनके लिए स्टडी कंडक्ट की जा रही है उनको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे उसने एक रेफरेंस दिया हुआ है अरशादुल्लाह का। Arshadullah in 2014 recommended that good citizens were the product of school and the curriculum may be shaped in inculcate democratic values in the students so that the student can become democratic agents of the positive change in society by teachers guidance. Moreover, he recommended that teacher played a very important role in learning environment, so teacher should play properly all activities of the classroom to promote democracy. उसने बताने की कोशिश की है कि करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स की डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को डेवलप करने में कितना अहम रोल अदा करता है और टीचर इसके अंदर कितना अहम रोल अदा करते हैं. Therefore the study will be undertaken to investigate. अब वो जो रैशनल है वो ये है कि वो इस तरह का काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर, आपकी स्टडी के अंदर. Teachers' perception regarding curriculum of the social studies in developing democratic attitude according to the National Education Policy 2017. The role of the curriculum of federal government education institutions, Kent Garrisons to develop democratic attitude among the students. ये नया काम है जो इसकी स्टडी करना चाह रही है और यही उसका रैशनल है कि इस तरह से इस रिसर्च पे पहले काम, इस टॉपिक पे पहले काम नहीं हुआ और ये काम जो है वो कुछ नया है जो एडिशन इन द बॉडी ऑफ नॉलेज होगा जो शौकत जमान साहब ने करना है. The difficulties faced by the teachers in developing democratic attitude among the students, the comparison between the perception of male and female teachers regarding curriculum of social studies in developing democratic attitude among the students. Statement of the problem. आपने rationale दे लिया, आपने objectives of the study दे दिए, अब उसकी statement of the problem. The research problem of this study will be to investigate the teacher's perception about the role of curriculum in developing democratic attitude among students at elementary level. Statement of the problem means आपने topic को थोड़ा सा explain करके लिखना है, more than topic. वो सिर्फ जो topic है वो बड़ा comprehensive, precise किस्म का और बड़े calculated words पे मुश्तमिल होता है. उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन वगैरह का बड़ा ख्याल रखते हैं, कॉलन, सेमी कॉलन का, वर्ड बढ़ने नहीं देते. लेकिन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आप अपने टॉपिक को एक पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है कि रिसर्चर जो है वो आगे जाके टॉपिक पे क्या करना चाह रहा है और उसके अंदर उसका क्या मतलब है जो टॉपिक वो करने जा रहा है. Now let's have the objectives of the study. The objectives of the study will be to investigate the role of curriculum of social studies in federal government educational institutions, Kent Garrisons to develop democratic attitude among the students. Number 2, teachers' perception regarding the curriculum of social studies in developing democratic attitude among students according to the National Education Policy 2017. The difficulties faced by the teachers in developing democratic attitude among the students. अब हम अपने टॉपिक को और ज़्यादा स्पेसिफिक करेंगे. यहाँ इस स्टेज पे रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि आपकी रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं. ऑब्जेक्टिव मीन्स जो कुछ अपने टॉपिक के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उन वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए कुछ मकासद आपने यहाँ पे बयान करने हैं. ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैक्सिमम 4-5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि 4-5 ऑब्जेक्टिव्स, 6 ऑब्जेक्टिव लिखने में आपका जो टॉपिक है वो क्लैरिटी उसमें नहीं आती, वो उसकी सारी डायमेंशंस अभी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर नहीं आई, तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं. लेकिन बेहतर यही है कि आप उसके 6 से 7 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बना लें. अगर फिर भी लगता है कि ऑब्जेक्टिव आपकी जो मकसद आपका पूरा नहीं करते तो सब टॉपिक बेशक आप ऑब्जेक्टिव के अंदर सब ऑब्जेक्टिव जो हैं वो भी आप बना सकते हैं. अब ऑब्जेक्टिव्स को हमने और स्पेसिफिक कर लिया कि हमने उसके रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए.
آپ یہاں پہ ریسرچ کویسچنز بھی بنا سکتے ہیں, ہائپوتھسز بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کی اسٹڈی کے ٹاپک کی نیڈز کے مطابق ہوگا کہ جی آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. ریسرچ کویسچن جو ہیں وہ اور زیادہ اسپیسیفک کر دیتے ہیں آپ کے ٹاپک کو, کہ اب آپ نے آپ کے جو سوال بنانے ہیں ان سوالوں کا جواب آپ نے پھر آگے ریسرچ کے اندر تلاش کر کے جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے کہ کیا کون کون سے سوالات آپ نے کھڑے کیے تھے اور ان سوالوں کے پھر جواب کیا آئے. اس اسٹڈی کے اس ٹاپک کے مطابق سوال کیا بنتے ہیں. واٹ ول بی دا پرسیپشن آف دا ٹیچرز ریگارڈنگ کریکولم آف دا سوشل اسٹڈیز فار ڈیولپنگ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ اکارڈنگ ٹو دا NEP 2017. What will be the role of social studies curriculum in federal government education institutions in developing democratic attitude among students? Which difficulties will be faced by the teachers in developing democratic attitude among the students? Significance of the study. Significance میں آپ نے یہ بتانا ہے بطور ریسرچر کہ آپ کی اسٹڈی کی کیا اہمیت ہے. یہ بھی 1 پیج سے لے کے 2 پیجز 3 پیجز تک آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو پرپوزل کے اندر آپ نے فیوچر انڈیفینٹ میں لکھنی ہے, اور عام جب آپ تھیسس لکھیں گے یا ریسرچ رپورٹ لکھیں گے تو اس میں ہم اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ یا فیوچر انڈیفینٹ دونوں میں لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے آپ کی سگنیفیکینس جو ہے وہ ہر لحاظ سے لکھی جائے گی کہ اس کا فائدہ ریسرچر کو کیا ہے, اس کا فائدہ ٹیچرز کو کیا ہوگا, اس کا فائدہ آڈینس کو کیا ہوگا, اس کا فائدہ اسٹوڈنٹس کو کیا ہوگا, اس کا فائدہ ایڈمنسٹریشن کو کیا ہونا ہے, اس کا فائدہ کریکولم ڈیولپرز کو کیا ہوگا, اس کا فائدہ پالیسی میکرز کو کیا ہوگا, اس کا فائدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کیا ہونے والا ہے, پیرنٹس کو کیا فائدہ ہوگا. مطلب جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے آپ کی اسٹڈی کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کے لیے آپ نے اپنی اسٹڈی کی سگنیفیکینس لکھنی ہے. Now procedure of the study. Procedure of the study means ہم نے وہ سارا طریقہ کار لکھنا ہے جس کے تحت آپ نے اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے پاپولیشن ہے. پاپولیشنز مینس ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پاپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے, جن آڈینس کے لیے, جن پارٹیسپینٹس کے لیے آپ کی اسٹڈی جنرلائز ہوگی, آپ کے ریزلٹس جنرلائز ہوں گے, اوور آل جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن کہلائے گی, یا جس میں سے آپ نے سیمپل لینا ہے وہ آپ کی پاپولیشن کہلائے گی. اس اسٹڈی کے لیے پاپولیشن جو ہے وہ پاپولیشن will include all the 21 federal government educational institutions Kent garrison of Multan region, 105 teachers, 60 male and 45 female teaching social studies, and 840 students of grade 8 at elementary school level for the study. پاپولیشن میں آپ کی ٹاپک جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کن لوگوں سے آپ نے سوالوں کے جواب لینے, یہ جن میں سے آپ نے اپنا سیمپل اکٹھا کرنا ہے وہ آپ کی پاپولیشن ہوگی. یہاں پہ شوکت صاحب کے ٹاپک کے اندر چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے اس نے کینٹ اور گیریزن کے رکھے ہوئے ہیں, تو ان کے ریجن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو انہوں نے جو رکھا ہے وہ ملتان ریجن رکھا ہے, اور ملتان ریجن کے اندر کافی سارے ڈسٹرکٹ اکھاڑا جو ہے وہ آتا ہے, اور اس کے اکاڑا ملتان وغیرہ آتا ہے, تو اس کے اندر جتنے اسکول اس کے موجود تھے وہ انہوں نے لے لیے. زیادہ بہتر یہ ہوگا آپ کے ایک ٹیبل بنا لیں, ٹیبل کے اندر آپ اپنی پاپولیشن کو ایکسپلین کریں گے تو وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوگی. سیمپل جو ہے وہ اس پاپولیشن میں سے ہی اکٹھا کیا جاتا ہے. سیمپلنگ کے لیے ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سیمپل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس پاپولیشن کا ہی نمائندہ ہو, اس کی ریپرزنٹیشن اس کے اندر موجود ہو, اور وہ اتنا بہت زیادہ بڑا نہ ہو اور بہت زیادہ چھوٹا نہ ہو, اتنا ہو کہ وہ اس پاپولیشن کے لیے ریزلٹس جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکے, اور مور دین انف اس کا وہ ریپریزنٹیٹیو بھی ہو. مطلب آپ نے سیمپل جو ہے وہ اس پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے لینا ہے. اس کا باقاعدہ فارمولا بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے پاپولیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن سوشل سائنسز میں اگر پاپولیشن بہت زیادہ بڑی ہو تو اس کا 10%, 20%, 30% جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے, اور اگر پاپولیشن چھوٹی ہو تو وہ پھر پوری کی پوری ہم پاپولیشن کو سیمپل ہی بنا لیتے ہیں.
इसके अंदर भी शौकत साहब ने जो सैंपल लिया है और जो सैंपल लेने का जो टेक्निक सैम्पलिंग इस्तेमाल की है वो दोनों बताई गई। टेक्निक के तौर पे उसने सेंसन सैम्पलिंग मेथड जो है वो इस्तेमाल किया। सेंसन सैम्पलिंग मेथड मीन जब आप सारी की सारी पॉपुलेशन को सैंपल बना लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये सैम्पलिंग जो है वो थ्रू सेंसस मेथड हुई है। सेंसस मीन ये जो हम हमारे यहाँ इसको आबादी को मेजर करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट करवाती है, हर 5 साल बाद वो सेंसस मेथड कहलाता है। सेंसस सैम्पलिंग मेथड विल बी यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ 105 टीचर्स, जिसकी डिटेल पहले उन्होंने बता दी है और सारे के सारे उन्होंने इदारे रख लिए, जितने टीचर सोशल स्टडीज सीखे थे वो सारे के सारे रख लिए और रीजन आप बता दिए किस रीजन के अंदर जो है वो मुल्तान, उकाड़ा, खानेवाल और अब्दुल हकीम वगैरह आता है। यहाँ पे भी आप टेबल बना के सैंपल को ज़्यादा अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि आप टेबल एक दे दें। नाउ इंस्ट्रूमेंटेशंस या टूल ऑफ द स्टडी, यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम टूल बताएंगे आप लोग कि आप अपना डाटा इकट्ठा करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। टूल भी डिपेंड करेगा कि आपके डाटा की नेचर किस तरह की है। इस स्टडी के अंदर उसने क्वेश्चनियर को इस्तेमाल किया है, जो कि उसने सर्वे करना है। तो सर्वे स्टडी के अंदर हम आमतौर पे क्वेश्चनियर जो है वो लगा लेते हैं और उसका क्वेश्चनियर जो है वो क्योंकि उसने परसेप्शंस मेजर करनी है तो परसेप्शंस मेजर करने के लिए स्केल्स आमतौर पे अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, अच्छा जो टूल समझा जाता है। और उस स्केल्स के अंदर उसने लिकर्ट स्केल जो है वो इस्तेमाल 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। 2 उसने क्वेश्चनियर बनाए, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक टीचर्स के लिए। तो आप भी अपनी टॉपिक की नीड को मद्देनजर रखते हुए एक या एक से ज़्यादा टूल जो है वो बना सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, आपकी स्टडी एक्सपेरिमेंटल हो सकती है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी कोई इंटरवेंशन आप बना सकते हैं, इंटरवेंशन आपको लेनी पड़ सकती है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आपने रिलेशनशिप देखना है तो उसके लिए आप अपनी नीड के मुताबिक डिज़ाइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। प्रोसीजर फॉर द डाटा कलेक्शन, आपने डाटा इसके अंदर आप बताएंगे कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, कौन कौन से स्कूल होंगे, कौन कौन सी पॉपुलेशन आप पीछे डिसाइड कर सकें। तो अब ये डाटा आप जाएंगे कैसे, आप डाक के थ्रू भेजेंगे, आप खुद जाएंगे, आप दोस्तों को इंगेज करेंगे, ईमेल पे जाएगा। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेल इस्तेमाल की जा सकती है, आप डाक के थ्रू भेज सकते हैं, आप किसी दोस्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इंश्योर करें कि आपका डाटा जो है वो विद लेटर एंड स्पिरिट इकट्ठा हुआ है, उन्हीं लोगों से इकट्ठा हुआ है जो लोग आपके एक्चुअल आपके सैंपल थे। और रिटर्न रेट को भी इंश्योर करें कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी 90% प्लस हो, कि जितने फॉर्म आपने भेजे थे वो मैक्सिमम आपको वापस मिल गए। डाटा एनालिसिस, आप जो डाटा इकट्ठा होकर आपके पास आएगा तो उसको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको टेबल फॉर्म के अंदर दे दिया, उसको जो इररेलेवेंट डाटा है वो आपने काट छांट करके उसको कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। तो अब आपने उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस मीन टू मेक द डाटा मीनिंगफुल, जो उससे रिजल्ट्स आपने बनाने हैं वो आपने उसको एनालाइज करना है। टू अप्लाई सम मैथमेटिकल फार्मूला, स्टैटिस्टिकल फार्मूला हम उस पर लगाते हैं ताकि उन रिजल्ट्स को मीनिंगफुल बनाया जा सके। तो इसके अंदर आपने ये बताना है कि आपने कौन कौन से जो स्टैटिस्टिकल फार्मूले हैं वो आप अपने डाटा पे लगाएंगे ताकि उसको एनालाइज किया जा सके। SPSS हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने डाटे की नौइयत के मुताबिक उसकी परसेंटेज, उसका मीन, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर टी टेस्ट लगा सकते हैं, उस पर एनोवा टेस्ट लगा सकते हैं, उस पर रिलेशनशिप देखना हो तो काई स्केयर लगा सकते हैं। तो जो टेक्निक, जो फार्मूला आपके डाटे को सूट करता है वो आप वहाँ पे लगा देंगे और वो आपको डाटा जो है वो एनालाइज बता देंगे कि हम इस फार्मूले के तहत अपना डाटा जो है वो एनालाइज करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक टाइमलाइन भी प्रपोजल के अंदर आपने दे देनी होती है। टाइमलाइन से मुराद ये है कि आप किस वक्त कौन सा काम करेंगे। मसलन आप अगर आप प्रपोजल बना रहे हैं तो जून में आप क्या करेंगे, जून में आपकी प्रपोजल जो है वो बनाएंगे, एक्सेप्ट करने के लिए भेजेंगे। जुलाई में आप
اس کا انٹروڈکشن لکھیں گے, اس کا ٹول بنانے کی کوشش کریں گے. اگست کے اندر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. تو اس طرح سے آپ 2-3-4 ماہ کی پوری ٹائم لائن دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو, سپروائزر کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اب آپ کس اسٹیج پہ ہوں گے اور کام آپ نے کیا کرنا ہے. یہ زیادہ تر ریسرچر اپنے لیے بناتا ہے کہ میں نے پہلے 15 دن 20 دن یہ کرنا ہے, 1 ماہ میں یہ کرنا ہے, اگلے ماہ میں یہ کرنا ہے, تاکہ اس کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یا اس کا ٹائم لیپس ہو جائے گا. تو یہ بھی ٹیبل کی شکل میں, ٹیبل فارم کے اندر عام طور پہ ہم لکھتے ہیں. آخری اس کا ہے ریفرنسنگ. وہ جو پیچھے ہم نے انٹروڈکشن لکھا یا لٹریچر ریویو تھوڑا سا اس کے اندر ڈالتے ہیں, تو اس میں جو ٹیکسٹ سائٹیشن کی تھی, کچھ لوگوں کے ریفرنس دیے تھے, کچھ لوگوں کا سائٹ کیا تھا ہم نے, جیسے اس نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو لکھا ہے, تو وہاں پہ ٹیکسٹ سائٹیشن کو اٹھا کے پورا ریفرنس یہاں پہ ہم بتا دیتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ بندے کا نام کیا تھا, وہ جو ریفرنس دیا وہ کون سے ایئر کا ہے, کون سی کتاب سے لیا گیا ہے, کون سے آرٹیکل سے لیا گیا, اور وہ کتاب چھاپی کس نے ہے, وہ ساری ڈیٹیل ہم ریفرنس میں دے دیتے ہیں. ریفرنس بھی پرپوزل کے اندر بڑے ضروری ہیں, اور کم از کم 20-25-30 ریفرنس جو ہیں وہ پرپوزل کے ساتھ ہم عام طور پہ منگواتے ہیں. بٹ ریفرنسز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپ ڈیٹڈ ہوں, کم از کم 4-5 سال پیچھے آپ ریفرنس لکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ پرانا ریفرنس جو ہے وہ نہیں قابل قبول. آپ ڈیفینیشن کے لیے یا کوئی ایسے ریفرنس آپ کو دینا پڑ جاتا ہے کہ جی جو جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو وہ آپ پرانا بھی دے سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ لٹریچر کے لیے اور انٹروڈکشن کے لیے ہم لیٹسٹ جو سائٹ ریفرنس ہے وہ آپ دیتے ہیں. مجھے کبھی امید ہے کہ آپ کو جو پرپوزل بنانے کا, کنسٹرکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا, اور اس کو اور اچھی طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ لیں, اور اگر کوئی سوال ہو تو پھر ہم لیکچر والے دن اس کو ڈسکس کر لیں گے. اللہ ہم سب کا امن و ناصر ہو. اللہ حافظ.